नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। चुनावी फिजा गर्म हो चुकी है। बीजेपी, जो अब तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर वंशवाद के मुद्दे पर हल्ला बोलती थी, जब खुद पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट निकली तो उसी वंशवाद का बोलबाला रहा। भाई भतीजेवाद की शिकायत नहीं है, कोई जातिवाद की शिकायत नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अपने भाषणों में कांग्रेस के परिवारवाद को पानी पी पी कर कोसने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को परिवारवाद के आरोपों से बचा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी के टिकट बंटवारे में भी परिवारवाद का बोलबाला रहा। चलिए पहले इनकी जरा फहरिस्त देख लेते हैं। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को पार्टी ने नोएडा से टिकट दिया है। राजस्थान के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह अतरौली से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। गोंडा से सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा सीट से पार्टी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से टिकट मिला है। सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर सीट से टिकट मिला है। वहीं मलिहाबाद सीट से सांसद कौशल किशोर की पत्नी जय देवी को पार्टी ने टिकट दिया है। लखनऊ पूर्व से लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। फर्रुखाबाद से ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी को पार्टी ने मैदान में उतारा है। कल्याणपुर से प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को बीजेपी ने ऊंचाहार से टिकट दिया है। शहजादे आए, वो आकर के क्या कह रहे हैं? 10,000 करोड़ दिया। अरे जरा पूछो तो, ये 10,000 करोड़ मामा के घर से लाए थे। मैंने पहले ही कहा कि जो लोग स्कूल से निकलकर सीधे संसद में बैठना चाहते हों, ऐसे लोगों को टिकट वही नहीं मांगनी चाहिए। यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही। और मैं समझता हूं कि जहां तक रही सपा, कांग्रेस, इन सब लोगों को कम से कम इस बात पर बोलने का कोई औचित्य नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के निशाने पर हमेशा से परिवारवाद और भाई भतीजावाद रहा है। अब यूपी के टिकट बंटवारे में जमकर परिवारवाद चला। पार्टी पर वंशवाद के आरोप लगे तो बीजेपी के सिपहसालार संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब भी दिया। पुत्र को इस कारण से वंचित रखा जाए पहले सीढ़ी चढ़ने से, क्योंकि नेता का पुत्र है, ये तो अपमान होगा। मगर नेता का पुत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सीढ़ी ना चढ़े और वो 100वां सीढ़ी डायरेक्टली चढ़ जाए, दैट इज डायनेस्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी को हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के नेताओं से गुजारिश की थी कि वो अपने परिवार वालों के लिए टिकट न मांगे। लेकिन टिकट बंटवारे में गुजारिशें नहीं चलती, समीकरण चलते हैं। समीकरण साधने में मोदी की नसीहत ताक पर चली गई, टिकट बंटवारे में मोदी की चली नहीं। बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को टिकट बांटने में बीजेपी ने जमकर दरियादिली दिखाई है। फहरिस्त राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह या फिर लालजी टंडन तक ही नहीं रुकती, बल्कि पार्टी के कई सांसद और पूर्व मंत्रियों ने भी अपने बेटे बेटियों, यहां तक कि पोते और पोतियों तक को टिकट दिलवाया है। अब देखना यह है कि बीजेपी का यह परिवारवाद कहां तक जाता है। रीमा परासर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। राजनाथ सिंह, जिनके बेटे को टिकट मिला है, उनका ये कहना है कि मेहनत से ये टिकट मैंने हासिल किया है। सुनिए उनसे बात की हमारे सहयोगी ने।
बीजेपी की ताजी आई उत्तर प्रदेश की लिस्ट कई मायनों में कुछ हद तक सवालों के घेरे में भी है और उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको लेकर सवाल उठ भी रहे हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र और उत्तर प्रदेश के महामंत्री पार्टी के पंकज सिंह जी। पंकज, चैलेंज है आपके लिए इस बार एक बड़ा, लेकिन आपके विरोधी हों या कुछ पार्टी के लोग हों वो तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या आप गृह मंत्री के बेटे हैं इसलिए आपको इस बार ये रिवॉर्ड मिला या आपकी काबिलियत में? नहीं, मुझे लगता है कि शायद उन विपक्षी दलों में किसी बड़े फादर का बेटा होना ही उनके लिए टिकट का रास्ता बनता है। शायद इसीलिए ये धारणा सपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की ऐसी बन सकती है। लेकिन मैं अपने लिए कम से कम कह सकता हूं कि मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और पहले भी टिकट हुआ लेकिन हमने खुद रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद में 10 साल तक और आगे मैं पार्टी के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पर रहते हुए काम किया। मैंने 3 टर्म जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई, मैं यूथ विंग के स्टेट कमेटी का सिर्फ मेंबर के रूप में भी मैंने काम किया। तो ये पूरा पिछले 1 दशक से ज्यादा लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच का गठबंधन माना जा रहा था कि गठबंधन सफल तरीके से हो गया है, लेकिन अमेठी में जाकर साइकिल फंस गई। वहां पर कांग्रेस पार्टी अमिता सिंह को टिकट देकर लड़ाना चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति के नाम का ऐलान भी कर दिया। इधर बीजेपी ने अमिता सिंह नहीं, गरिमा सिंह, जी हां, संजय सिंह की दूसरी जो पहली पत्नी है उनके नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी साइकिल पर कांग्रेस की सवारी तो उत्तर प्रदेश में तय हो गई, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में साइकिल ने खतरे की घंटी बजा दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये सीट फंस गई है। अमेठी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पिछली बार विधायक चुने गए थे। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को ही टिकट दिया है। अमेठी सीट से कांग्रेस रानी अमिता सिंह को चुनाव लड़वाना चाहती है। सवाल यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से कौन इस सीट पर अपना दावा ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में अमिता सिंह की सीट का बलिदान करने में कांग्रेस के सामने बहुत मुश्किल आएगी। कांग्रेस नेता संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह ने बहुत पहले से ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। वो अब भी अमेठी के इलाकों में घूम घूम कर अपने समर्थन में लोगों को जुटा रही हैं। उन्हें अब भी यकीन है कि वही होंगी अमेठी में गठबंधन की उम्मीदवार। लेकिन नहीं लड़ना है तो अमेठी छोड़ देंगे। मैं कैसे करूं? आपकी बात मानूं कि पार्टी की मानूं? नहीं, बिल्कुल पार्टी की मानिए। ऐसे में तो मैंने कहा कि पार्टी का मैं इंतजार कर रही हूं और मेरे पार्टी की तरफ से आपको कोई एक स्टेटमेंट आज तक नहीं मिली है कि हम अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं पूरी आशा लेकर के बैठी हूँ। यानी कि अमेठी से आप चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी? जरूर जरूर जरूर। अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में खींचतान अभी चल ही रही थी कि बीजेपी ने वहां से संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। बताने की जरूरत नहीं कि संजय सिंह से अमिता की दोस्ती जब शादी के बंधन तक पहुंच गई तो गरिमा सिंह परिवार से अलग हो गई थी। गरिमा सिंह फिलहाल अमेठी के राजमहल में ही अपने बेटे के साथ रहती हैं। अब बीजेपी ने गरिमा सिंह को अमेठी से मैदान में उतारकर इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी इज अ पार्टी जो बिलीव करती है डिविजिव पॉलिटिक्स में। उन्होंने देश बांटा, हिंदू मुसलमान बांटा, अमीर गरीब बांटा। वो तो बांटने का काम करते हैं और अब परिवारों को भी बांट रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अमेठी को कभी बांट नहीं पाएंगे। ये महाराज संजय सिंह की अमेठी है और निश्चित रूप से अमेठी ने माना है और अमेठी विश्वास करती है कर्म में। अमेठी में चुनाव से पहले उम्मीदवारी की जंग को लेकर अमेठी की जनता भी असमंजस में है कि वो किधर जाए, किसका साथ दे। अमेठी विधानसभा एक तरीके से राजनीति का शिकार हो गई है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है, ये तो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के लिए अमेठी की लड़ाई बहुत मायने रखती है। राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेंगे कि अमेठी सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अमेठी ही नहीं गौरीगंज से भी प्रत्याशी उतार दिया है। मसला इससे पहले कि ज्यादा तूल पकड़े, दोनों पार्टियां इसका हल निकालने में जुटी हैं। अमेठी में आलोक श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
किसी को टिकट मिला तो किसी का टिकट कटा, और जिन जिन का कटा वो सब है खफा। यही हो रहा है। बेनी बाबू, जो दरअसल मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, वो अपने बेटे राकेश को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। जिस सीट से राकेश लड़ना चाहते थे, समाजवादी पार्टी ने उस सीट से टिकट नहीं दिया। अब वो तैयारी कर रहे हैं बीजेपी में जाने की। यानी जिस जिस को टिकट नहीं मिल रहा है, इधर उधर बगले झांक रहा है। बेटे को बाराबंकी की जगह रामनगर का टिकट मिला तो बेनी बाबू का पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा ने अब समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ने के लिए तैयारी कर ली है। सारी बातचीत भी पक्की हो चुकी है। उसमें बेनी प्रसाद वर्मा जो स्थापक हैं, उनके बेटे बीजेपी में जाने की तैयारी में, क्या ये खबर सही है? हाँ, ये सही है। पूरी तरह बात हो चुकी है हमारे प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व से। समाजवादी पार्टी के नए मुखिया अखिलेश यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे की सीट बदल दी तो बेनी बाबू का गुस्सा भी सामने आ गया। अखिलेश हमारा भतीजा है, उसके ऊपर हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद। उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, ये तकलीफ हुआ। अच्छा, अखिलेश को सुझाव क्या देंगे आप? हम कोई सुझाव नहीं देंगे, मानेंगे हमारा सुझाव। टिकट काट दिया। उधर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने बेनी प्रसाद वर्मा को संदेश दिया है कि अगर वो अपने बेटे को बीजेपी में ले जाते हैं तो पहले उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए। कहूँगा बेनी जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए सपा से, राज्यसभा से, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे हम लोग तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है। राकेश वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधर रामनगर इलाके में बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट देने की खबरों के बाद वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। बीजेपी ने राकेश और बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राकेश वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिलेश यादव से बेनी बाबू नाराज हैं, तो यहाँ मुलायम सिंह यादव के दो समधी भी अखिलेश से खार खाए हुए हैं। मुलायम सिंह के पहले समधी राम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिकोहाबाद सीट से पर्चा भर दिया। मुलायम के एक और समधी रामवीर सिंह यादव का दर्द ये है कि वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी अखिलेश ने उनका टिकट काट दिया। नाराज होकर वो राष्ट्रीय लोकदल से फिरोजाबाद की जसराना सीट से मैदान में उतर रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पूरे जिले में राष्ट्र प्रशासन है। इन्होंने हमेशा मेरा टिकट कटवाया। 1993 में कटवाने का प्रयास किया, 1996 में कटवाने का प्रयास किया और 2002 में कटवाने का प्रयास किया, क्योंकि अब वो सर्वे सर्वा है। इसलिए मैं नेताजी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, रामपाल जी के सानिध्य में काम करने के लिए नहीं। अब जी तो वही लोग जाने, क्योंकि हमें टिकट कभी मिली नहीं। 2 बार हम बिलासपुर में चुन के आए, तब भी टिकट नहीं मिली। नगर पालिका में चुन के आए, तब भी टिकट नहीं मिली हमको। तो हम तो विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव ने भले ही कुनबे के घमासान में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन चुनावी मैदान में उनके प्रत्याशियों का इम्तिहान कदम कदम पर होने वाला है। उनके विरोधियों में वो भी शामिल होंगे जो कभी उनके समाजवादी खेमे के साथ ही थे। फिरोजाबाद में सुधीर शर्मा, बाराबंकी में सैयद रेहान मुस्तफा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इटली में भारी बर्फबारी, हम आपको दिखाएंगे कैसे 30 जिंदा लोगों की समाधि बन गई, और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन, जी हाँ, ऑपरेशन जिंदगी, कैसे लोगों को बचाया गया। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान के बीच ऑपरेशन जिंदगी। यहां इतनी बर्फ है कि सब कुछ जम गया है। हम आपको बता दें कि यहां जबरदस्त हिमस्खलन हुआ है, जिसने भयंकर तबाही मचाई है। सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। इस होटल की तस्वीरें देखिए। हिमस्खलन और बर्फीले तूफान ने पूरा होटल उजाड़ कर रख दिया है। इस तस्वीर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बर्फ ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये देखिए कैसे घरों ने, होटलों ने बर्फ में समाधि ले ली है। सब कुछ जैसे मलबे में तब्दील हो गया है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में तबाही के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इस बर्फीली तबाही के बीच लोगों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बर्फ के सिकंदर सीढ़ियां लेकर निकल पड़े हैं। आज हम आपको इस पूरे मिशन की सच्चाई दिखाएंगे। यह ऑपरेशन कहां और क्यों चलाया जा रहा है,
ये भी बताएंगे। इन जवानों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो लोग बर्फ के तूफान के चलते बर्फ में दफन हो गए हैं उन्हें निकालने। तो सबसे पहले ये लोहे के सरियों की मदद से बर्फ की गहराई नापते हैं, ये जानने के लिए कि बर्फ कितने फीट तक जमी है। एक जगह जाकर इनके सरिये रुकने लगते हैं, यानी इन्हें अंदाजा हो चुका है कि बर्फ की गहराई कितनी है। इसके बाद बर्फ में ऑपरेशन जिंदगी चलाने वाली पूरी टीम खुदाई में जुटती है। इटली का अब्रूजो इलाका, बर्फबारी के बीच आया भूकंप, भूकंप से तबाही का हिमस्खलन। तस्वीरें सेंट्रल इटली की हैं। यहाँ के अब्रूजो क्षेत्र के ग्रेन सासो माउंटेन पर बसे फेरिडोला कस्बे में कई दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। अचानक बर्फबारी के बीच भूकंप आ जाता है और यही भूकंप काल बन जाता है। जी हाँ, भूकंप के चलते तबाही का हिमस्खलन होता है, जिसमें एक होटल की वहीं समाधि बन जाती है और 30 से ज्यादा लोग दफन हो जाते हैं। Gli altri niente, uno non ha parlato per niente, l'altro invece ha fatto un sorriso quando l'ho accarezzato, dai ce l'hai fatta, hanno fatto un bel sorriso. इनमें से कई लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि एक साथ इटली के कई इलाकों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसके बाद से पहाड़ों में लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया। जिस होटल की हिमस्खलन के चलते बर्फ में समाधि बन गई, उसमें कुछ बच्चे भी ठहरे हुए थे। एक तो बर्फबारी, ऊपर से भूकंप और हिमस्खलन। कुदरत की इस त्रासदी ने इटली में त्राहिमाम मचा दिया। आज तक ब्यूरो। लेकिन चमत्कार तो हुआ वहां पर। इटली में 2 दिन तक बर्फ में दबे होने के बाद 10 लोग जिंदा निकाले गए हैं और पूरे यूरोप में, सिर्फ इटली में नहीं, पूरे यूरोप में भारी बर्फबारी हो रही है। और हिंदुस्तान में हिमाचल, उत्तराखंड वही हाल। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब की हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, सब कुछ बर्फ की आगोश में समा चुका है। सिखों के मशहूर धाम हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी होने के चलते यहाँ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्ते पर 3 फीट तक की बर्फ है, जबकि पूरे हेमकुंड साहिब में 8 फीट बर्फ जमी हुई है। और ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ के स्थानीय लोग घरों में दुबके हुए हैं। इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। बर्फ ने यहाँ कर्फ्यू सा लगा दिया है। अब शिमला का भी हाल देख लीजिए। बर्फ वाहनों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बर्फबारी का कहर मचा हुआ है। गनीमत यह है कि हिंदुस्तान में बर्फबारी के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन कुदरत ने जिस तरह से मौसम को बर्फीला बनाया है, यूरोप से लेकर अमेरिका और यहाँ तक कि एशियाई देशों में भी तापमान में काफी कमी आ गई है। कई जगह तो बर्फ ऐसे जम गई है कि स्टैचू भी सफेद हो गए हैं। चलिए आपको फिर से इटली लिए चलते हैं और इटली का वो सच आपको दिखाते हैं जिसे सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। यह है सेंट्रल इटली। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ठंड यहां शिद्दत की पड़ रही है। ऊपर से भूकंप ने यहां के लोगों को दहशत में ला दिया है। आप देख सकते हैं कि मकानों में दरारें पड़ गई हैं। लोग अपने घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। बर्फ ने इटली के इस इलाके को ऐसा अपनी आगोश में लिया कि आधे आधे मकान बर्फ में दबे हैं। वाहन भी सफेद समाधि ले चुके हैं। È proprio tanta, questo è il problema, perché la neve adesso fa freddo dentro casa, se hai paura di dormire perché non si può dormire adesso dentro casa. E fuori dentro la macchina, dentro le tende fa freddo. E poi c'è pure parecchia neve. लेकिन ये कुछ भी नहीं,
इटली में असली कहर तो यहाँ के अब्रूजो इलाके में गुजरा है। यहाँ एक 4 मंजिला होटल स्की रिजॉर्ट हिमस्खलन की भेंट चढ़ गया। यहाँ होटल पर बर्फ की चट्टान ऐसी गिरी कि होटल 10 मीटर दूर खिसक गया। लेकिन दाद देनी होगी इटली के इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही स्पेशल टीम की। हिमस्खलन में दब चुके होटल से 2 दिन की मेहनत के बाद बचाव दल ने 10 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। जी हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस होटल में 30 से ज्यादा लोग दबे थे, जिनमें कई लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 5 लोग और दबे हैं। जिन लोगों को बर्फ के अंदर से निकाला गया है वो स्वस्थ हैं। हम आपको बता दें कि अब्रूजो में बुधवार की सुबह 4 बजे शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके चलते मौत का हिमस्खलन हुआ तो तबाही आ गई। इन दिनों दुनिया में बर्फबारी का आलम यह है कि बर्फबारी से खुदा ही बचाए। आज तक ब्यूरो। कैसे तेज रफ्तार BMW ने बेमौत मार दिया एक टैक्सी ड्राइवर को, देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ही दिल दहल जाता है। आप देख सकते हैं एक BMW कार और एक वैगनआर कार दोनों के बुरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि BMW कार ने टैक्सी वैगनआर में पीछे से इतनी भयानक टक्कर मारी कि वैगनआर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मुनीरका फ्लाईओवर के नजदीक दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। BMW पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जिस तरह से ये टक्कर रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या हाल इसके आगे वाली गाड़ी का होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्रेन की मदद से इस BMW को इस सड़क से हटाने की कोशिश कर रही है। आसपास का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्लो हो गया है। आपको बता दें कि करीब 11 से 12 बजे के बीच के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जब बहुत ही तेज़ी से ये BMW आ रही थी, इसकी टक्कर एक वैगनआर टैक्सी से होती है। इतनी ज़बरदस्त ये टक्कर होती है कि आप यहाँ सड़कों पे अगर देखेंगे तो आपको तमाम जो सामान है टक्कर के बाद वो फैला हुआ नज़र आएगा और यही हाल सड़कों में चारों तरफ है। देखिए जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको इस गाड़ी का सामान नज़र आएगा। लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीर ये है, गाड़ी वैगनआर पूरी तरह से पिचक चुकी है और जो टैक्सी चालक था वो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद मौत का शिकार हुआ है। ये एक्सीडेंट दिल्ली के मुनीरका में IIT फ्लाईओवर के पास हुआ। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि BMW के एयरबैग भी खुल गए। इस वारदात के बाद BMW चलाने वाला फरार हो जाता है। BMW का नंबर चंडीगढ़ का है। तफ्तीश के बाद पुलिस BMW वाले को गिरफ्तार कर लेती है। इसका नाम शोएब कोहली है, जिसकी उम्र 24 साल है। और जो BMW कार जो ऑफेंडिंग व्हीकल है जो पीछे से उसको टक्कर मारा था, उसके गाड़ी का नंबर से उसके ओनर का ट्रेस करके हमें ये मिला कि उनका बेटा शोएब कोहली 24 साल का वो गाड़ी को कल ड्राइव कर रहा था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। जिस टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई है उसका नाम नजरुल इस्लाम है। नजरुल के 2 छोटे बच्चे हैं। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अब पत्नी इंसाफ की मांग कर रही है। चिराग गोटी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।